नॉर्मली मिथुन राशि के बारे में तो आप लोग तो जानते ही हैं। थोड़ी अपनी अपनी भाषा में इसके बारे में बताएं। मनीषा जी से स्टार्ट करते हैं। मनीषा जी, बोलिए। मिथुन के बारे में थोड़ा बहुत बोलिए। इस राशि के क्या है क्या नहीं है, उसके बाद इन डिटेल तो बात करेंगे हम। बोलिए मनीषा जी, कहाँ चली गई? कोई बात नहीं। चलिए मीरा मैम, आप ही थोड़ा बहुत बताइए। आवाज आवाज नहीं आ रहा है आपका। मीरा मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मिथुन मरकरी की राशि है और इसका मेन फोकस होता है, इसका थर्ड हाउस से रिलेशन होता है इसका। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड जितनी भी है, अपने नेबर हो गए और अपने बोलने का हो गया और डॉक्यूमेंट हो गए। तो इन सब चीजों से रहता है इसका रिलेशन तो आप मोस्टली। काल पुरुष के थर्ड हाउस के हिसाब से बिल्कुल सही बोले आप। लक्ष्मी जी, आप कुछ एक्स्ट्रा बताएं। जी। सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए मनीषा जी, आप ही से तो पूछा था मैंने। हाँ हाँ, मैं उधर चली गई थी। सर ये बिजनेस की राशि है और हम्म। द्विस्वभावी राशि है। गुड। और इसका तत्व वायु, इसका वायु तत्व की है। जी। और बिजनेस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और और ये सब से कनेक्टेड है ये राशि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी जी, आप कुछ इन इनसे ये मीना जी को इंक्लूड करके, मनीषा जी को इंक्लूड करके थोड़ा सा और बताइए। सर मेल राशि है। मेल। हाँ, क्या बोले? सब मेल राशि है। मेल फीमेल में हाँ मेल हाँ हाँ राशि हाँ है। हाँ हाँ, मेल राशि है बिल्कुल। पुरुष राशि है। हाँ। ठीक ठीक ठीक। हम्म, हाँ, क्योंकि विषमोदयी है तो फिर पुरुष राशि तो है ही है। हम्म। हाँ समद्वयी और विषमद्वयी दो तरह का होता है ना राशि। जी सर। हाँ, उसमें जिसमें तेज सबसे ज्यादा होता है उनको ओजो राशि भी बोले जाते हैं। जैसे मेष है, ओजो राशि में से आता है। और ये द्वि स्वभाव है। चलिए, मैं इसके बारे में इन डिटेल तो बात करूंगा। मेरी सारी जितने रिसर्च है मैं सब सब दे दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करिए। मिथुन के ऊपर अभी तक जितने रिसर्च किए हैं। जी लक्ष्मी मैम, आप कुछ बताएंगी? जी सर। सर बोलिए। जैसा कि मीना मैम, मनीषा मैम ने बताया, ठीक हम्म। है, उसके आगे सर मिथुन को देखें तो ये दो लोगों का आपस में कनेक्शन है, हाँ हाँ, जिसको कि बिल्कुल द्वि बिल्कुल स्वभाव से हम करते हैं। बिल्कुल। और सर ये बुद्ध की राशि है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये यंगस्टर की राशि है, युवा हम्म, लोगों की राशि है, कह सकती हैं। जो कि आपस में कन्वर्जेशन करते हैं। हम्म। इसका मतलब कि ये कैलकुलेशन की राशि है, और इसमें कैलकुलेशन है तो डॉक्यूमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे इसमें। हाँ। और द्विस्वभाव राशि होने के कारण सर, जो कि ये यंगस्टर को प्रेजेंट करती है, तो वो कभी अप कभी डाउन होते हैं, एक मत नहीं हो पाते हैं। कहने का हम्म। मतलब उनमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता है। अगर यंगस्टर की राशि है तो ये पौरुष की भी राशि है हम्म। अपने आप में। और अगर ये यंगस्टर की है तो ये भाई बहनों की यानी सहज की भी राशि है, क्योंकि हाँ, इसी एज के सारे लोग होते हैं बिल्कुल। आपस में। और ये मीडिया की भी राशि है, क्योंकि ये कैलकुलेशन और कन्वर्जेशन की राशि है, तो मीडिया भी इसी हाउस से देखा जाता है। हम्म। वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली अगर हम बोले तो नॉर्मली बोलने से क्या है कि सिंपल। आ, सबसे पहले देखिए, पश्चिम दिशा है इसका। हम्म। जी सर। जी सर। तो पहले तो हम दिशा से ही स्टार्ट करेंगे। पश्चिम दिशा का मालिक है ये। अच्छा, चूंकि दी स्वभाव आप इन डिटेल्स में एकदम नॉर्मली जैसे आप लोगों ने बोला, तो उसके साथ मैं कुछ एड ऑन और कर दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपनी बातें बताऊंगा। तो क्या हो गया, पश्चिम दिशा हो गया। तत्व तो वायु तत्व तो मनीषा जी बोल ही दी। अब वायु तत्व का होने की वजह से इसके अंदर कुछ बहुत खास चीजें होती हैं। अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है?
वर्ण तो इससे पहले भी मैंने बोल दिया था, आप लोग बोल सकते थे ये शूद्र वर्ण का है, क्योंकि हम गण करण इत्यादि जब निकालते हैं तो उसमें वर्ण भी तो निकलता है। तो मिथुन जो है शूद्र वर्ण का आता है। ये शायद आप लोगों का उतना मुझे लगता है कि पूरा ये नहीं किया, नोट्स नहीं बनाए होंगे, इसलिए शूद्र वर्ण आपने नहीं बताया। वर्ण विभाजन अलग से बताए थे ना हम राशि की डेफिनेशंस में, शॉर्ट जी शॉर्ट सर। करके, शॉर्ट करते हुए तो बोल ही रहे थे। आ, जी जी जी। आपने एक चीज बोला यंगस्टर, यंगस्टर का मतलब होता है महाशब्दकारी। ठीक है, इनके आवाज जी। ज्यादा होता है। हम्म। हाँ, ये एक्चुअली बेसिकली चिकनी राशि है। ठीक। ठीक है, राशि जो है बेसिकली चिकनी राशि है। चिकनी मतलब क्या है, स्लीपरी होता है ये। और स्लीपरी क्यों, इन डिटेल बाद में आ रहा हूँ। और और क्या बोल सकता हूँ, और क्या क्या बोल सकता हूँ। हाँ, दीन बलि है, रात्रि बलि दिन बलि याद है ना। रात्रि बलि दिन बलि का डायग्राम दिया था। जी या, सर, दिया था आपको, ध्यान नहीं। आप लोगों का ध्यान में नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए। जी सर। तो ये दिन बलि है। आ, मिथुन एक संतति संख्या के अनुसार मैंने डिवाइड कर दिया था अलग से, कि किसमें अल्पसंख्यक संतति, किसमें मध्यम संख्यक, और किसमें अधिक जी। संतति होती है। तो जी ये सर, मिथुन जो है अल्पसंख्यक। आपका मध्यम मध्यम वर्गीय में आएगा। मिथुन मध्यम वर्गीय में आएगा। मिथुन जो है वो मैथुन रथ एक जोड़ी दिखाई देता है उसकी साइन में। तो यानी इसमें सृष्टि, नई सृजन, नया क्रिएशन इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाता है। इसलिए देखिएगा, कालपुरुष मतलब सदाशिव। ठीक है, कालपुरुष के, हाँ, कालपुरुष के भुजा, दोनों भुजाएं इसके अंदर आता है। अगर हम बीच में ये करेंगे, डाइसेप्शन करेंगे, तो फिर एक दाहिने तरफ वाला आएगा मिथुन और बाएं तरफ वाला आएगा कौन सा, कुंभ। जी। इसको भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, बस यही सब थोड़ा बहुत। चलिए अब इन डिटेल समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो आ, इसकी शारीरिक संरचना, मिथुन राशि का। आप चाहे तो नोट करिए, मीना जी, नोट कर सकती हैं, या तो फिर बाद में वीडियो देख के भी नोट बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम जैसे बोलते जाएं और आप लोग थोड़ा बहुत लिखते रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं क्या कब क्या बोल के जाऊंगा मुझे भी याद नहीं रहता। दैहिक संरचना, आ, ये जो है ना, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं होता, बहुत ज्यादा बौना भी नहीं होता, मिडिल हाइट का होता है। यानी अगर कोई किसी का मिथुन लग्न अगर उदय होता है तो समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये इसका जो हाइट होगा वो 5 फुट 6 इंच के आसपास का होगा। ठीक है, बहुत ऊंचा भी नहीं होगा, बहुत लंबा। याद होगा मैंने वहां पे आप लोगों को, अविनाश, तुम ये किए थे ना, वो लिखे थे ना, जी लंबाई और जी सर। बौना वाला अलग से लिखे थे ना। जी तो जी उसमें जी सर। मिथुन, मिथुन को मैंने क्या दिया था, मध्यम आकृति, मध्यम लंबाई। जी सर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा लंबाई नहीं है, मध्यम लंबाई की है। यानी अगर मिथुन लग्न में कोई व्यक्ति उदय मैंने मिथुन लग्न में अगर किसी का जातक का जन्म होता है तो आप कह सकते हैं 5 फुट 6 इंच के आसपास का है। ये कब काम आता है, ये एक्चुअली आपके पास जब क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट आने के बाद उनका हाइट आपको देखने को मिल जाता है। मान लीजिए उन्होंने जो घटी बिघटी जो टाइम दिया है, समय कला के अनुसार जो भी उन्होंने समय दिया है, उसके एज, माने उसके हाइट के हिसाब से अगर आपका ये नहीं मिल रहा है, राशि नहीं मिल रहा है,
तो आपको फिर राशि आगे पीछे करना पड़ता है, लगन आगे पीछे करना पड़ता है। इसलिए लगन का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। ये बीटीआर में आपको बहुत मदद करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा हाइट जो है ना अलग से बोल देता हूं। दूसरा, ये ना तो लंबा है ना बौना है, मतलब मिडिल का है। इसका जो शरीर का संरचना होगा, जैसे पुष्ट काय बोलते हैं ना, पुष्ट काय मतलब हट्टा कट्टा। ये ना तो एकदम शीर्ण शीर्ण काय होगा और ना ही बहुत मोटा होगा, हट्टा कट्टा गठीला शरीर इसकी शारीरिक संरचना में आएगी। ठीक है। आ, सबसे बड़ा प्रमाण है उसका नाक। नाक जो है ना लंबा होता है थोड़ा। उसका चेहरा देखने से आपको समझ आ जाना चाहिए। आप देखिएगा, जैसे बोलते हैं ना वो कौन सा चिड़िया होती है जो अम, तोता 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 के जैसे नाक वाला होता है ना कुछ लंबा जैसा। अरे भाई कोई हाँ ना जी कुछ सर। तो बोलो। जी 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 सर, जी सर। हाँ, तो ये उसका नाक ऐसा होता है। इसके आईज जो है ना काफी मतलब अम, उज्जवल सा होता है, ग्लैमरस। मतलब एकदम लगता है, देखने से ही लगता है कि इसमें बुद्धि भरपूर है। आईज की जो ये होते हैं, क्या कहते हैं, जलवा थोड़ा सा ज्यादा होता है इसके। आप अगर मिथुन लगन का कोई भी जातक से अगर आप उनके आईज देखोगे तो लगेगा कि वाह, मतलब काफी बुद्धि, प्रखर बुद्धि वाला आईज है इनके। उसके अलावा हो गया एक और, इसके जो पैर का तलवा होता है ना वो काफी मांसल होता है, माने मांस जुड़ा हुआ लगता है, जैसे भारी भरकम, मतलब मोटा मोटा हाँ मोटा होता है। टाइप का, मोटा टाइप का। मांसल का मतलब होता है उसमें पैर के तलवे में काफी ज्यादा जो है ये होता है, मोटा टाइप का। चलने में लगता है माने जैसे अगर एक नजर ऐसे ही देख लें तो लगेगा जैसे वो जमीन पे कम और ऊपर जमीन के ऊपर से निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, इस तरह का। अच्छा, इसके जो शरीर का रंग होता है थोड़ा सा हल्का सा पीला रंग का होता है। माने जैसे हाथ पैर ये सब का जो रंग अगर आप देखें तो थोड़ा सा हल्का पीला टाइप का होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर और तो मुझे अभी फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, इसके बोलने की जो शैली है वो थोड़ा बेटर होता है और जल्दी जल्दी बोलने वाले होते हैं। ये मिथुन राशि का मतलब शारीरिक संरचना में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसका अ, मिथुन राशि का जो अपना मतलब राशि प्लस ग्रह का मैटर, जहाँ स्वरूप बोलते हैं उसको, वो आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। एक्चुअली ये द्वि स्वभाव राशि है। ठीक है। द्वि स्वभाव का जानते हैं पहला 15 डिग्री क्या होता है, बताएंगे? चर सर। हाँ, पहला 15 डिग्री होता है चर और अंतिम 15 डिग्री होता है स्थिर। ठीक है, तो द्वि स्वभाव में हम जनरली इसके पोजीशन, इसके डिग्री के अनुसार इसके कैरेक्टर को निकलना पड़ता है। ठीक है। तो आपका लग्न उदय कहाँ हुआ है, मान लीजिए जैसे 16 डिग्री में है, फॉर एन एग्जाम्पल मिथुन का 16 डिग्री में उसका लग्न उदय हुआ, तो इसके अंदर वायु माने स्थिर और चार दोनों के गुणों का सम्मिश्रण होगा। ये राशि संधि, जैसे राशि संधि होता है ना, जैसे नक्षत्र संधि होता है, वैसे द्वि स्वभाव का वो मिडिल वाला हिस्सा में इस तरह का द्वि स्वभाव, ओरिजिनली द्वि स्वभाव जो है वो मिलता है। चाहे वो मिथुन हो चाहे धनु हो,
या मीन हो, ठीक है, या कन्या हो। दी स्वभाव में देखिएगा, दी स्वभाव पिछले साल में मैंने इन डिटेल बताया था, बट फिर भी अभी एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं आप लोगों को। दी स्वभाव जनरली दो ही ग्रह के आते हैं राशि। एक आता है मिथुन माने बुध का, और दूसरा आता है गुरु का। अब ये क्यों है? गुरु मतलब जनरली हम लोग गुरु किसको समझते हैं? जो मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड पर्सन्स को गुरु गुरु ये करता है, क्या बोलते हैं उसका, प्रतीक है। गुरु उसके प्रतीक है। और जो यंग स्टार है, एकदम कम उम्र, इन्फेंट से माने बच्चा से लेके थोड़ा युवावस्था नहीं आया अभी, किशोरावस्था तक, इसको हम माने बुध के साथ क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखिएगा ये दोनों के बीच ही, एक तो एजेड होने के बाद उसके अंदर दी स्वभाव बहुत अच्छा से दिखता है। ये कभी बालक होते हैं, कभी बाल सुलभ, कभी काफी मैच्योर्ड बातें करेंगे। बच्चे भी वही करते हैं। आपको ऐसे ऐसे, क्योंकि उत्सुकता इतनी अधिक होती है उनके अंदर कि आपको इतने प्रश्न करेंगे, इतने प्रश्न करेंगे कि माँ बाप जो है वो तंग आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भूख, नॉलेज की भूख अधिक होती है। और कभी कभी बिल्कुल शांत रहेंगे, रोते हैं तो रोते हैं। इसलिए दी स्वभाव वाला मैटर आ गया। पराशर जी बहुत माने उससे पहले भी आत्रेय जी हुए हैं, या नारद हुए हैं, या उससे पहले एकदम शुरू से अग्नि से लेके जितने भी बाकी जो ऋषिगण एस्ट्रोलॉजर जो रहे हैं, उनकी नॉलेज को इकट्ठा एक जगह पे उन्होंने लिपिबद्ध किया, लिखा, पराशर जी। तो ये सारे उनका जितना रिसर्च है, सब रिसर्च को इकट्ठा करके उन्होंने ये 12 राशि के गुणागुण को लिखा है या बताया है। वहां से भी हम बहुत सारी चीजें जो है अलग से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, ये अलग मैटर है और डीप मैटर है। आगे कभी इसके बारे में बहुत चर्चाएं होती रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास या जब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के, तो फिर इस सारी चीजें, ये सारी चर्चाएं आती रहेंगी, बार बार होते रहेंगे। फिलहाल मिथुन के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी चाहिए हमें। मिथुन बेसिकली बुध का अपनी क्षेत्र है, स्वक्षेत्र बोलते हैं इसको। अब ये स्वक्षेत्र और मूल त्रिकोण, ये दोनों टर्म तो आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है। जी सर। अब ये स्वक्षेत्र और मूल त्रिकोण में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है, स्वक्षेत्र में मान लीजिए जैसे आपके दो मकान है, एक मकान में आप रह रहे हैं और एक मकान कभी कभी आप विजिट करते हैं, लेकिन आपका मन वहां पे ज्यादा टीकता नहीं है। और एक मकान जहां आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहां पे दिन रात वहीं पे आप अपने आप को जो है ना खुशहाल पाते हैं। इसलिए मूल त्रिकोण को कहा जाता है अपना घर, वो आनंद देने वाला घर, आनंददायक राशि या क्षेत्र। और स्वक्षेत्र है क्या, है तो प्रॉपर्टी आप ही के, दूसरा किसी का नहीं है, लेकिन वहां पे आप उतना कंफर्ट फील नहीं करते। आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, चलो ये तो है मेरा। हाँ, ऐसा नहीं है कि देखभाल, मान लीजिए दिक्कत क्या होता है कि देखभाल आप नहीं करके एक कोई मैनेजर रख दिए उस घर में, केयर टेकर रख दिए, तो केयर टेकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। लेकिन आपके जो मूल त्रिकोण का घर है, जहां पे आप आनंद से रहन बसम करते हैं, तो आपके उस जगह पे ज्यादा कंफर्टेबिलिटी लाने के लिए आप खुद मेहनत करते हैं। ये स्वक्षेत्र और मूल त्रिकोण का एक बेसिक डिफरेंस है। स्वक्षेत्र में ग्रह उतने प्रभावी नहीं होते। मान लीजिए किसी का मिथुन अगर लगन बना है,
तो और किसी का कन्या लगन बना है, मिथुन लगन के लिए बुध उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कन्या के लिए बुध प्रभावी होगा। उस कुंडली, पर्टिकुलर उस कुंडली की बात कर रहा हूं। यह बहुत ध्यान से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसको समझना है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप पूरा मतलब रटे हुए रहें। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चीजों को धीरे धीरे जैसे जैसे समझते चले जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपको रटने की कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि रटा हुआ चीज मुझे याद नहीं रहता, तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूं। तो जो भी बातें होती हैं आपके अंदर से, आपके जो परसेप्ट किए हैं आपने, वो परसेप्शन के हिसाब से आपके आपके समक्ष वर्ड्स आते हैं और आप उनको कहते हैं अपने क्लाइंट को या अपने स्टूडेंट को। क्लियर? ये थोड़ा सा डिफरेंस है स्वक्षेत्र और ये। अच्छा, ये शीर्षोदय राशि है। याद होगा आप लोगों को, मैंने पृष्ठोदय शीर्षोदय का बहुत सारी चीजें इन डिटेल दिया था, बट इस साल में और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। भगवान शिव का बोल ही दिया कि भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं, वो मिथुन है। अब चलिए थोड़ा सा मिथुन का अंदर ढूंढते हैं। मिथुन बेसिकली क्या है? बेसिकली बुध का एक स्वक्षेत्र है। अब बुध क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। बुध, लक्ष्मी मैम, बुध को हम बुद्धि से रिलेट करते हैं ना। जी सर। तो बुद्धि से अगर रिलेट होती है कोई भी चीजें, तो बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? बुद्धि की भी प्रकार भेद होती है। बुद्धि भी कई तरह का प्रकार ये होता है। मेनली दो प्रकार के हम अभी फिलहाल मान के चल रहे हैं। एक है स्थिर बुद्धि, क्योंकि मिथुन है तो एक स्थिर बुद्धि है और एक चर बुद्धि है। चर बुद्धि का मतलब क्या है? चंचल स्वभाव। और स्थिर बुद्धि मतलब क्या है? जिसके अंदर दूरदर्शिता बहुत ज्यादा है, वो फ्यूचर को भांप सकता है। क्लियर? जी सर। तो यानी पहला 15 डिग्री के अंदर अगर उदय होते हैं लगन, तो आपको समझना पड़ेगा इसके पास जो स्थिर बुद्धि है उसकी कमी है। यहां स्थिर बुद्धि का मतलब मैं आईक्यू की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? आईक्यू एक अलग चीज है, इंटेलिजेंस का जो कोएफिशिएंट है वो अलग चीज है। वहां तो हम सृजनकारी बुद्धि, ठीक है, ग्रहणकारी बुद्धि, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। मिथुन के पास ये सारे हैं। जैसे कभी कभार देखिएगा आपके घर में मान लीजिए 4-5 बच्चे इकट्ठे हैं, किसी को एक बार आप कोई बात बोल दिए, वो संगे संग उसको एब्जॉर्ब कर लेता, समझ लेता है। और किसी को आपको 10 बार बोलना पड़ता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन जो होता है, ग्रहणकारी बुद्धि, ये ग्रहणकारी बुद्धि मिथुन के पास अधिक है। क्यों? क्योंकि वो बुध का अपना घर होने के बावजूद भी बुध के डायरेक्ट इंटरवेल, माने डायरेक्ट क्या बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेशन में नहीं रहते। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? स्वक्षेत्र, वो स्वक्षेत्र है और वो डायरेक्ट आपका कोऑर्डिनेशन में बुध का नहीं होता, लेकिन कन्या चूंकि डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में आता है, इसलिए वहां पे इतनी मैच्योरिटी नहीं मिलता ग्रहणकारी बुद्धि की। क्योंकि वहां क्या होता है, केयर टेकर को अगर एक बार आप बोल दे तो उसको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब ग्रहणकारी बुद्धि अगर अधिक है, सृजनकारी बुद्धि उसके साथ अगर बैलेंस बनाया हुआ है, तो आपका किसी भी प्रश्न का तात्कालीन एकदम तुरंत के तुरंत आंसर देने की सक्षमता उसके पास होगी।
समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सर ये सृजनकारी बुद्धि, ये थर्ड, ये देखिए ग्रहणकारी बुद्धि तो सिक्स हाउस से यानी कन्या से आई। नहीं मैम, ये दोनों बुध के पास है, ये बुध से आ रही है। बुध, सर बुध का दो घर है, एक तो जी मिथुन सर। हो गया और एक हो जी गया सर। कन्या। चूंकि जी मिथुन, मिथुन जो है आपका बुध का स्वक्षेत्र है, वो डायरेक्ट उसके वहां पे रहता नहीं है, वो रहन सहन नहीं है। जी तो मैंने जैसे दो प्रॉपर्टी आपकी बोला था, एक प्रॉपर्टी जी आप जी जी जहां सर। रह रहे हैं वो मूल जी जी त्रिकोण है, और एक प्रॉपर्टी जी आपने बना के रखा, केयर टेकर दे के रखा। जी जी ठीक है, तो वहां केयर जी टेकर को आप एक ही बार बोलेंगे ना, 10 बार तो बोलने नहीं जाएंगे कि ये जी काम है, ये करवा लेना, और पैसा दियो चल दिया आप। लेकिन आपका मूल त्रिकोण जहां आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, वहां का जी हर चीज एकदम मिस्त्री से लेकर हर चीज आप ही बुलाएंगे, जी और खड़े होकर आप देखभाल करेंगे। जी तो वहां सृजनकारी बुद्धि अधिक गति हुई। ठीक। मतलब आपको क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, रिनोवेशन किस तरह से करना है, रिक्रिएशन किस तरह हम्म, से करना है। सर कहने का मतलब बुद्धि की दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ग्रहणकारी थर्ड हाउस से आएगी और सृजनकारी सिक्स हाउस से आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि थर्ड हाउस के पास जी सृजनकारी बुद्धि नहीं है, ठीक सर। है, लेकिन परसेंटेज तुलना में कम है। कम है थोड़ा। ठीक है, ठीक सर। मान लीजिए जी अगर कन्या के पास 20 है तो इसके पास 18 है। ठीक सर। ठीक है, 20 नहीं है, 18 है। कहने का मतलब इतना ही है। क्लियर हो गया क्यों? क्यों है उसके लॉजिक मैंने दे दिया। जी सर। ऐसा क्यों मैंने बोला? एक्चुअली क्या होता है, आ, बुद्धि का एक और प्रकार होता है धी शक्ति। ध्येय बोलते हैं ना, ध्येय। जी हाँ, धी जी शक्ति, धी शक्ति मतलब एक और एनर्जी लेवल होता है, जहां क्या होता है, आप किसी भी चीज को समझ लेते हैं। मतलब किसी भी माहौल में तुरंत गए। मान लीजिए जो मिथुन का होगा या जो कन्या का होगा, थोड़ा सा तो फर्क होगा मिथुन कन्या दोनों के बीच। अभी हम खास करके मिथुन के बारे में बात करेंगे, कन्या को फिर जब कन्या पढ़ाएंगे तो कन्या के बारे में बात करेंगे। ठीक सर। मिथुन के पास धी शक्ति अधिक है, इसलिए वो तुरंत माहौल में ढल जाता है, अपने आप को ढल लेता है। ठीक है, ठीक सर। तुरंत वहां पे वो उस माहौल को भांपना, माने यूं समझ लीजिए उसके पास रोबोटिक दिमाग होता है। ठीक है, और वो चीजों को सर समझ लेता है, समझने के बाद उस तरीके से वो क्रिया करता है। क्या बोले मैम, कुछ और? नहीं लग, सर। नहीं, आपके आपने कुछ बोला, हम सुन नहीं पाए। नहीं नहीं सर, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं बोला। उसके बाद क्या होता है, एक धी शक्ति जो माहौल को भांपने का होता है। और दूसरा कौन सा, एक एनर्जी माने बुद्धि का एक और प्रकार कौन सा होता है मैम? वो होता है जैसे हम बोलचाल में तुरंत अपने यहाँ पे जहन में जो तैयार होता है, क्या आंसर देना क्या नहीं देना, मस्तिष्क के माध्यम से जो प्रसूत ज्ञान है, नॉलेज है, और वो कहाँ से आता है, वो एक्सपीरियंस से आता है। ठीक। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मीना मैम से अगर हम पूछे कि मैम ये खाना कैसे बनता है, वो तुरंत के तुरंत आंसर दे देंगी। ठीक अगर सर। मैं आपसे कोई पूछूं जो आपके सब्जेक्ट के अनुसार है, तो हम्म। आप तुरंत के तुरंत आंसर दे देंगे, आपको सोचना समझने का दरकार नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने पहले से एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो आपके दिमाग में स्टोर है। ये राइट। स्टोर, जो स्टोर किया हुआ नॉलेज, ये निकलता है। जैसे मान लीजिए मेष में उतना नहीं निकल पाएगा, निकलता तो उसमें भी है, 12 राशि में ही निकलता है, ऐसा नहीं कि कोई काम कोई ज्यादा है। बट मिथुन, आप माने अगर 12 का ही 12 आदमी को आप खड़ा कर दें, तो फिर मिथुन तुरंत आंसर देगा। ठीक। अगर वो 4 में है तो और ज्यादा आंसर देगा। माने पहला 15 डिग्री में है तो 4 का भी हम्म। लक्षण उसके पास है, और उसके पास हम्म। मस्तिष्क प्रसूत प्रसूत जो मतलब नॉलेज है, स्टोरिंग जो नॉलेज है, वो भी है।
एक्सपीरियंस भी है, इनके संस्कार जो है ना थोड़ा अधिक होता है, इनके पास स्टोरेज जो नॉलेज है थोड़ा ज्यादा होता है। हम लोग जनरली जैसे आज मान लीजिए कुछ साल पहले की चीजें सुनी है या देखी है, हमारे दिमाग से उड़ सकता है, बट मिथुन के दिमाग से उड़ेगा नहीं, स्टोर होके रहेगा। ठीक। क्लियर हुआ यहां तक? जी सर। अच्छा, इसके अलावा, चलिए इसके अलावा और क्या क्या सर एक क्वेश्चन है। बोलिए मैम। सर आपने बताया चर में 15 डिग्री तक इसकी बुद्धि ज्यादा होगी, स्टोरेज ज्यादा होगा। तो सर ये चर है तो वो थोड़ा सा जैसे द्विस्वभावी है तो थोड़ा सा सर ये चंचलता भी होगी ना, यानी वो बुद्धि पूरी तरीके से परिपक्व तो नहीं होगी ना? नहीं मैम, मैंने तो ऐसा कब बोला कि उसके पास परिपक्वता है? चर राशि में नहीं परिपक्वता मैं होता ही नहीं। क्वेश्चन। स्थिर बुद्धि जो है हाँ वो बस परिपक्व बुद्धि बस है, बस। मैच्योर्ड मैच्योर्ड है। ठीक ठीक ठीक, मैंने क्या सर एक बोला, क्वेश्चन। तुरंत आंसर देने वाली बात जहां तक मैंने बोली, हाँ तो ठीक है। हाँ वो चार वाला अधिक देगा। स्थिर बुद्धि माने जो मान लीजिए आखिरी 15 डिग्री में जो पैदा हुआ, वो थोड़ा सोच समझ के बोलेगा, ठीक लेकिन है। चार वाला तुरंत के तुरंत आंसर देगा, एकदम क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक एक्शन और रिएक्शन संगे संग होगा। ठीक समझ गई? ठीक। जी सर। हाँ, बाकी देखिए ऐसा नहीं है, हर एक राशि अपने आप में श्रेष्ठ है। हम्म। मेष से लेकर मीन तक का जितने 12 राशि के नाम आप जानते हैं, ये हर राशि अपने आप में श्रेष्ठ है। हम यहां सिर्फ रिलेटिवली देख रहे हैं, मतलब एक सापेक्ष रूप में, इसके सापेक्ष में वो कैसा है, उसके सापेक्ष में ये कैसा है। ठीक है? ठीक। जी बाकी सर। हर राशि अपने आप में खास है। अगर खास नहीं होता तो ये 12 भागों में इस तरह डिवाइडेड नहीं होते। ठीक है मैम? ये पूरा जी हमारे सर। ये ब्रह्मांड में जितने जो मनुष्य हैं वो तो है ही हैं, जितने जीव हैं सब ये 12 भागों में डिवाइडेड है। अब ये 12 के भी फिर अलग अलग भाग होते हैं, वो तो जब जी सर। नक्षत्र हम आप पढ़ेंगे तो फिर उस समय समझ आएगा। तो जी सर। उसके भी अलग अलग भाग होंगे। ये टोटल 12 × 12 करके आप एक एक चरण को मान के चल सकती हैं, यानी 144। हम्म। 144 एक नॉर्मल कैलकुलेशन आएगा। जी सर। ठीक है? तो ये सारे के सारे एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, एक दूसरे के सापेक्ष में कौन कैसा है वो देखना है, बट खुद में हर एक श्रेष्ठ है। मैम आपकी जगह पे आप श्रेष्ठ हो, मेरी जगह पे मैं श्रेष्ठ हूं। जी सर। क्लियर? एक एग्जांपल देता जी हूं सर। मैम। एक अच्छा डॉक्टर एक अक्सर वो रिक्शा नहीं चला सकता है मैम, राइट। तो अ, वो एक अच्छा इंजीनियर एक अच्छा सर्जरी नहीं कर सकता है मैम। हम्म। तो श्रेष्ठ तो रिक्शा वाला भी है ना, जी सर। क्योंकि हम पर्सनल नहीं बोल रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। हम एक बार चलाने की कोशिश की तो दाहिने तरफ रिक्शा खींच के ले जा रहा था, संभाल ही नहीं पाए, गिरते गिरते बच गए। जी सर, सब अपनी नॉलेज और अपनी श्रेष्ठता के हिसाब से श्रेष्ठ है। बिल्कुल ठीक सर। मैम, बिल्कुल। इसीलिए देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या मतलब, हमारी जो शास्त्र हैं, शास्त्र में क्या बोलते हैं, हर कोई बराबर है। और इसीलिए जी। कर्म की सिद्धांत हमारे भारत में मेनली चलता है मैम, कर्म कर्म। जी। ठीक है? जी सर। चलिए थोड़ा सा और आगे चलें। मिथुन को ये आज 2 क्लासेस में मिथुन को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर कर्क जी में सर। जाना है। अच्छा, बुध के पास एक और सब